स्वागत है बच्चों आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th का हिंदी का सेट बी सॉल्व करेंगे। कौन सा? क्लास 9th का हिंदी का सेट बी। और अगर आपने मेरे चैनल में आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है माई स्टडी हब। क्या नाम है? माई स्टडी हब। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ। 9th के पूरे सेट भी मैं आपके लिए रेडी करके रखा हूँ, पूरे सॉल्व करके रखा है मैंने। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य पद्मावत नहीं है, पृथ्वीराज रासो नहीं है, साकेत नहीं है। क्या है? रामचरित मानस है। रामचरित मानस है। नेक्स्ट है, मेघ आए किसकी रचना है? तो मेघ आए किसकी रचना है भाई? राजेश जोशी की नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, महादेवी वर्मा की भी नहीं है। तो किसकी होगी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कामायनी है। कामायनी क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है या दृश्य काव्य है? क्या का कौन सा काव्य है? दृश्य काव्य नहीं है, मुक्तक काव्य नहीं है, खंड काव्य नहीं है। तो कौन सा है? महाकाव्य इज द राइट आंसर। महाकाव्य है कामायनी। नेक्स्ट है, कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। क्या करने के लिए आता था? खाना देने के लिए नहीं आता था, पानी देने के लिए भी नहीं आता था, मारने के लिए भी नहीं आता था। क्या करने आता था? हाजिरी लेने आता था वो। हाजिरी लेने आता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास के प्रकार हैं। समास के कितने प्रकार हैं? समास के 6 प्रकार हैं। 4 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है। कितने हैं? 6 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। इस जल प्रलय में पाठ की विधा क्या है? कहानी नहीं है, उपन्यास नहीं है, नाटक नहीं है। क्या है? रिपोर्ताज है। क्या है? राइट आंसर रिपोर्ताज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहला है, कैदी और कोयल दोनों ही किस देश के वासी हैं? बताइए। तो कैदी और कोयल दोनों ही स्वतंत्र देश के वासी नहीं है, गुलाम देश के वासी नहीं है। किस देश के वासी हैं? सॉरी, फिर से पढ़ते हैं। कैदी और कोयल दोनों ही किस देश के वासी हैं? स्वतंत्र के नहीं है और विशाल के नहीं है। तो किसके होंगे? गुलाम देश के वासी होंगे। नेक्स्ट है, छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति क्या कहलाती है? छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति क्या कहलाती है? गति नहीं कहलाती, गण भी नहीं कहलाती। क्या कहलाती है? तुक कहलाती है। नेक्स्ट है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव रति नहीं होता, क्रोध नहीं होता। क्या होता है? शोक होता है। नेक्स्ट है, लेखिका महादेवी के बाबा फारसी और खालिस्तान भाषा के जानकार थे। लेखिका महादेवी के बाबा फारसी और कौन सी भाषा के जानकार थे? संस्कृत के भी नहीं थे, हिंदी के भी नहीं थे। तो किसके थे? उर्दू भाषा के जानकार थे। अगला खालिस्तान है, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? तो कौन से शब्द कहलाते हैं? तद्भव नहीं कहलाते, निपात नहीं कहलाते। तो कौन से शब्द कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। अगला है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी खालिस्तान विधा में लिखी गई रचना है। तो रीढ़ की हड्डी कहानी विधा में नहीं लिखी गई है, निबंध विधा में भी नहीं लिखी गई। किस विधा में लिखी गई है? एकांकी विधा में लिखी गई है। तो ये हो गए आपके खालिस्तान भी पूरे हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब सत्य और असत्य में। तो सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। क्या सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे? बिल्कुल सत्य बात है, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। दूसरा है खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। तो ये असत्य है, खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत नहीं होती है। तीसरा नंबर है, डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। ये बिल्कुल सत्य बात है, डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। अगला है नंबर 4, नाटक गद्य की गौण विधा है। ये भी बिल्कुल सत्य बात है, असत्य है ये, असत्य बात है नंबर 4।
अगला है मोटाई शब्द में ई उपसर्ग है, जबकि उपसर्ग तो सामने लगता है, ई तो पीछे लगता है, तो ये भी क्या होगा, असत्य होगा। अगला है नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, क्या बिल्कुल सत्य है। और ये जो पहला वाला था, ये क्या आएगा, इसमें सत्य आएगा। इस प्रकार से सत्य असत्य सत्य असत्य असत्य और फिर सत्य आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी मिलान करना है। तो पहला है स्तंभ अ और स्तंभ ब। तो पहला है कबीरदास। तो कबीरदास का क्या आएगा, कबीरदास का आंसर होगा बाह्य आडंबरों का विरोध। कबीरदास क्या करते थे, बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। अगला देखते हैं उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं उपमा अलंकार के अंग। कितने होते हैं, 4। अगला है अश्रु का तद्भव। अश्रु का तद्भव क्या होगा, आंसू होंगे। अश्रु का तद्भव क्या होगा, आंसू होंगे। अगला है हरिशंकर परसाई। नंबर 4 है हरिशंकर परसाई। तो इसका क्या होगा, प्रेमचंद के फटे जूते लिखे हैं इन्होंने, हरिशंकर परसाई ने। उसके बाद नैतिक का विलोम। नैतिक का विलोम क्या हो गया भाई, नैतिक का विलोम होगा अनैतिक। अब अगला बचा है आखिरी विभीषिका। विभीषिका का क्या होगा, भयंकरता। इसका होगा क्या, भयंकरता। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हुई, और ये जो आश्रय है ये खाली छूट जाएगा, और ये जो स्वर संधि है ये खाली छूट जाएगा। बाकी आपके पूरे आंसर कंप्लीट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस खान किसके अनन्य भक्त थे। रस खान किसके अनन्य भक्त थे, किसके अनन्य भक्त थे भाई रस खान। रस खान, आंसर लिखना है आपको, रस खान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। किसके थे, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। नेक्स्ट है जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ शब्दा अलंकार होता है। कौन सा होता है, शब्दालंकार, शब्दालंकार होता है। अगला प्रश्न है सालिम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं। तो सालिम अली किस नाम से जाने जाते हैं, सालिम अली को बर्ड वाचर, किस नाम से जाने जाते हैं वो, बर्ड, बर्ड यानी पक्षी, और वाचर पक्षियों को देखने वाले। सालिम अली बर्ड वाचर नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो किसी कार्य को करने या होने वाले वो शब्द क्या कहलाते हैं, शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शब्द क्रिया। शब्द क्रिया शब्द क्रिया कहलाते हैं। अगला प्रश्न है इस जल प्रलय में पाठ में सन 1967 की बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। तो सन 1967 में की बाढ़ में पुनपुन नदी का पानी, कौन सी नदी का पानी, पुनपुन, पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। कहाँ घुस गया था, राजेंद्र नगर में। तो नदी का नाम है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। नंबर 6वां है मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका कितने भाई बहन थे। तो मेरी संग की औरतें पाठ में लेखिका कुल 5 भाई बहन थे। कितने, कुल 5 भाई बहन थे। कितने थे, कुल 5 भाई बहन थे। अगला है भक्ति काल को स्वर्ण युग
क्यों कहा जाता है? छायावाद की कोई दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। चलिए, मैंने इनके सारे आंसर आपके लिए अरेंज करके रखे हैं। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 6वां है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था? यह हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग है जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग कहा है। इसी काल में सभी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि और सर्वश्रेष्ठ रचनाएं मिलती है। यही कारण है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। चलो, इसी के अथवा में प्रश्न है कि अच्छा, छायावाद की प्रमुख दो विशेषताएं हैं, है ना? ये आगे है, ये रहा प्रश्न कि छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है। पहला विशेषता है रहस्यवाद। रहस्यवाद की पूरी व्याख्या महादेवी वर्मा ने की। उन्होंने प्रेम की इस कदर व्याख्या की कि उनके प्रेम की स्तर और उनके प्रेमी का स्तर समान है। उनका कहना है कि जब तक मुझ में और मैं तुझ में हूँ तो परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही लिखना है आपको, पूरा नहीं लिखना है, यहीं तक लिखना है। पहला रहस्यवाद को इतना लिखना है। और दूसरा स्वच्छंदतावाद। इस विशेषता में बौद्ध धर्म की और गांधी जी की प्रवृत्ति का उल्लेख मिलता है और इसमें कवि कहता है, दूसरों को हंसते हुए जब भी मैं देखता हूँ तो खुद को सुखी महसूस करता हूँ और अपने सुख को और व्यापक रूप से फैलाता रहता हूँ। ये हो गई छायावाद की दो विशेषताएं। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 7। क्या था क्वेश्चन नंबर 7? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्यगत विशेषताएं बताना था, है ना? काव्य सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखना था। तो ये है तीसरा सप्तक के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी में नई कविता एक सशस्त हस्ताक्षर के रूप में उभर कर हमारे सामने आए। हिंदी कविता को अपने जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा। आपकी मुख्य रचनाएं जिनमें काठ की घंटी, बांस का फूल, एक सूरी नाव आदि, ये सर्वेश्वर दयाल का हो गया। अगला था सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं। तो सुमित्रानंदन पंत की कविता में नारी सौंदर्य का अंकन बार बार हुआ है, परंतु उन्होंने नारी सौंदर्य को एक गरिमा प्रदान की। उन्होंने प्रेम तथा नारी सौंदर्य की नई व्याख्या प्रस्तुत की जो उनकी मानववादी चेतना की ही अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 8, मान सरोवर से कवि कबीरदास। प्रश्न नंबर 8 था, ये कौन से नंबर क्वेश्चन का आंसर है? क्वेश्चन नंबर 8 का। मान सरोवर से कवि कबीर का क्या आशय? तो मान सरोवर से कवि कबीर का आशय मन रूपी सरोवर से है जिसमें परमात्मा का प्रेम रूपी शुद्ध जल भरा है। प्रश्न नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला है ये, और वाला। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट लेकर व्याकुलता से देखा क्योंकि लता रूपी प्रेमिका को बादल रूपी प्रेमी के दर्शन 1 वर्ष बाद हो पा रहे थे। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा प्रतीत हुआ जैसा कि वह किसी का संदेश कूक कर कहना चाहती हो। कवि कोयल से कहता है कि तुम चुप क्यों हो जाती हो, बोलकर अपना संदेश मुझे सुनाओ। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? रस किसे कहते हैं, इसके अंगों के नाम लिखिए। तो काव्य में रस के तात्पर्य कविता से प्राप्त आनंद से रस को काव्य की आत्मा कहा गया। इसके काव्य में वही स्थान है जो शरीर में प्राण का, और ये रस के अंग हैं। प्रश्न नंबर 10 का अथवा था, ये क्वेश्चन नंबर 10 का और वाला है। जिस रचना में अक्षर एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यतियों का क्या अलग हो जाए उसे छंद कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो काव्य में जहाँ गुण की अत्यधिक समांतरकरण, उपमेय उपमान का अभेद आरोपण वहाँ रूपक अलंकार होता है, अथवा जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण सरोज मृदुल मन भाई, ये क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा वाला है। काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। काव्य वह वाक्य रचना है जिसमें चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण अर्थात वह जिसमें चुने शब्दों के द्वारा कल्पना मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है उसे काव्य कहते हैं। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 12, कहानी विधा के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए।
ये कहानी विधा है। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 12 का, अथवा एकांकी की कोई दो विशेषताएं लिखे। एकांकी विशेषण अभिनेता, एक घटना, देश काल, वातावरण एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है क्या है? राहुल सांकृत्यायन की दो रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली की दो विशेषताएं लिखिए। ये दो रचनाएं हैं मेरी जीवन यात्रा और दर्शन दिग्दर्शन। भाषा शैली ये है। फिर हरिशंकर परसाई का पूछा है। हरिशंकर परसाई का ये है भाषा और ये है शैली उनकी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं, लिखिए। कौन कौन से नीति विषय? तो इस कहानी में बैलों के माध्यम से कई मूल्य उभर कर आए हैं। इस कहानी में भाईचारे की महिमा का प्रतिपादन हुआ है। संकट में मित्र का साथ देने का संदेश यह कहानी देती है। ये भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 का अथवा वाला है ये। प्रश्न नंबर 14 का अथवा है। प्रश्न है, तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक राहुल सांकृत्यायन को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक को अपनी यात्रा के दौरान एक कठिनाई के सामने, लेखक को पूरी यात्रा के दौरान डाकुओं के भय के साए में रहना पड़ा, ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते तथा तेज धूप में काफी पैदल चलना पड़ा, अपनी जान बचाने के लिए भीख भी मांगनी पड़ी, साथियों से बिछड़कर अनजान मार्ग पर अकेला यात्रा करना पड़ा, भद्र रूप छिपाकर भिखारियों के रूप में रहना पड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? लेखिका को उर्दू फारसी सीखने की जिज्ञासा नहीं थी। उनके मन में बैठ गया था कि ये भाषा सीखना मेरे बस की बात नहीं है। उर्दू सिखाने वाले मौलवी के आने पर स्वयं को चारपाई के नीचे छिपा लेती थी। ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा वाला है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। आज हम विज्ञापनों की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं। हम उस वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते। प्रतिदिन परंपराओं में गिरावट आ रही है, आस्थाएं समाप्त होती जा रही है तथा हम अंधी प्रतिस्पर्धा में अपनी वास्तविकता खोकर झूठे दिखावों को अपना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब था मुहावरों का उपयोग लिखना था। पहला था अंधे की लाठी, सरवण अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। और दूसरा था टेढ़ी खीर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना टेढ़ी खीर। इसके अथवा में शब्द था निपात। शब्द क्या है, लिखिए। तो निपात शब्द जो अवयव किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल भर देते हुए निपात या उदाहरक अवयव कहलाते हैं। निपात का कोई लिंग या वचन नहीं होता, मूलतः इसका प्रयोग अवयवों के लिए होता है। इनके उदाहरण है। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 17, मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी? लेखिका ने अपनी नानी को देखा नहीं था किंतु उनके बारे में सुना बहुत था। बचपन में तो वे समझाती रही कि उनकी नानी पारंपरिक पर पदनिशी औरत थी जिनका पति शादी के तुरंत बाद बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चला गया। लेखिका ने उनके व्यक्तित्व के असली रूप में बाद में समझा, जब अपनी बेटी के भविष्य के प्रति जागरूक माँ के मुख्य स्वरूप के बारे में सुना। उनमें स्वतंत्रता के प्रति इतना लगाव था कि अपने वरिष्ठ पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से वचन ले लिया कि आप किसी आज़ादी के दीवाने से मेरी बेटी की शादी कराएंगे। इस प्रकार नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या था? ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सूर्य भरैया, साधु निंद्या सोई। संदर्भ प्रसंग लिखना है यहाँ पर। कबीरदास जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेना तभी सार्थक है जब प्राणी के कार्य भी श्रेष्ठ हो। ये व्याख्या है। इसी में अगला वाला है, मानुष हो तो वही रस खानी, बजो ब्रज रुगल वहाँ के गारन, जो पशु हो तो कहाँ पशु मेरी चरो, चिदानंद की दीनु बंजारन। ये देखिए, ये प्रसंग संदर्भ है, ये प्रसंग है, ये व्याख्या है।
आगे बढ़ते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। इसमें भी संदर्भ प्रसंग आपको लिखना है। यह है संदर्भ, यह है प्रसंग। नेक्स्ट प्रश्न है, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, पर आपको एक अनुच्छेद लिखना था क्वेश्चन नंबर 20 में। जल है तो कल है पे ये अनुच्छेद है। अगला था संवाद। ये संवाद है। आपके खेल में किस खेल में अधिक रुचि है, उस पर दो मित्रों के मध्य संवाद लिखना था आपको। अगला क्वेश्चन था वार्षिक परीक्षा की तैयारी की सूचना है, तो पिताजी को एक पत्र लिखना था आपको। तो ये पत्र है। अच्छा, बीच के प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 21 छूट गया, तो प्रश्न नंबर 21 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं आगे चल के। ये खेलों का महत्व पर निबंध है। जीवन में खेलों का महत्व। ये पर्यावरण प्रदूषण पर भी निबंध है। चलिए, हमने जो प्रश्न छोड़े हैं प्रश्न नंबर 21 उस पर चलते हैं अब। यह है प्रश्न नंबर 21। लिखित पठित काव्यांश अथवा गद्यांश का पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हमें इनको सॉल्व करना है। पढ़ लीजिए। पहला प्रश्न क्या है, उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। क्या शीर्षक लिख सकते हैं आप? क्या शीर्षक? नन्ही सी जान। चींटी के बारे में लिखना है आपको। नन्ही सी जान लिख सकते हैं, या नन्ही सी जान की क्षमता लिख सकते हैं। नन्ही चींटी की क्या विशेषता है कि वह श्रमजीवी है, वह सुनागरिक है, ये लिख सकते हैं उसकी विशेषता। भावार्थ लिखना है आपको कि वह इतनी छोटी होने के बाद भी कितने साहस के साथ किस किस काम को कितने अच्छे ढंग से कर लेती है। इस प्रकार से आपको इसका भावार्थ लिखना है। अगला है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो श्रीलिखित व्यवहार मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य की प्रकृति लिख सकते हैं आप इसमें गद्यांश में। श्रीलिखित व्यवहार की क्या विशेषता है, तो ये विशेषता यहाँ से लिख सकते हैं। व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है, उत्तम प्रशंसनीय और पवित्र आचरण ही शील है, ये लिख सकते हैं। और सारांश फिर आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, इसका कोई गलत नहीं देगा। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के सेट बी के साथ।